हेलो स्टूडेंट। सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने लास्ट टॉपिक में जहाँ तक पढ़ा था कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में, उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल क्या होता है। एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसे हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको मैंने बताया था कि किस तरह से इसे हम स्टोर करते हैं, मतलब किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल का टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम, या फिर अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो पूरे वेरिएबल्स की लिस्ट को। जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर ए, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, 3 अलग अलग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो सी भाषा में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ नियम होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी वर्ड को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रिजर्व्ड कीवर्ड हैं सी में, जो कि 32 हैं, उनके नाम का कभी भी आपको कोई भी ना तो क्लास बनानी है, सॉरी क्लास तो नहीं होगा यहाँ पे, प्रोग्राम का नाम नहीं होगा, और तो और कोई वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए जो कि एक कीवर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नियम हैं जिसको आप देख लीजिए। पहला ये है कि जो वेरिएबल का नाम है वो किसी अंक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अंक मतलब 0 से 9। ये वेरिएबल का नाम किसी लेटर यानी अल्फ़ाबेट A to Z या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जैसे आपने मान लो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप राम। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये सही है। ठीक, लेकिन अगर आप इसी में इंटीजर आर लिखा, उसके बाद आपने स्पेस दिया यहाँ, फिर एम लिखा, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर आपने एक वाइट स्पेस भेजा जो कि गलत है। ठीक है, तो वेरिएबल के नाम के बीच में कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का नाम किसी के स्थान पर, यानी वेरिएबल के नाम के स्थान पर किसी रिजर्व कीवर्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर उदाहरण के द्वारा कुछ वैलिड वेरिएबल नाम और कुछ इनवैलिड वेरिएबल नाम बताए गए हैं। जैसे कि किसी वेरिएबल से टाइप कुछ भी हो सकता है, अभी टाइप पे बात नहीं करते हैं, टाइप को अभी हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। टाइप बेसिकली होता क्या है? जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया या फिर क्रिएट किया, किसके लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए। तो टाइप यह बताता है कि वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर होना है। ठीक है, क्योंकि डेटा कई फॉर्मेट में होता है, न्यूमेरिक फॉर्मेट में, स्ट्रिंग में इत्यादि। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वेरिएबल का नाम कोई अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, तो यहाँ पर ए जो कि अल्फ़ाबेट है तो ये सही है। फिर दूसरा अंडरस्कोर ए बी, ये भी सही है। फिर तीसरा इंटीजर A30। देखिए, वेरिएबल के नाम के बीच में डिजिट आ सकते हैं, बस शुरुआत डिजिट से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर A30 ये वैलिड है। फिर इंटीजर AB_C ये भी सही है। अब इनवैलिड क्या होगा? जैसे आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर 2, शुरुआती हो गई, ये गलत है। फिर दूसरे वेरिएबल इसमें एक वाइट स्पेस है, इंटीजर A स्पेस B, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और इन्हें परिवर्तनांक कहते हैं। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों। फिर अगला टॉपिक है डेटा टाइप। जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में देखा था कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो हम एक डेटा टाइप डाल रहे थे। अब हम उसके बारे में देखते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। ठीक है, तो एक डेटा टाइप यह स्पेसिफाई करता है, यानी कि यह बताता है कि किसी वेरिएबल में किस प्रकार की डेटा स्टोर होगी। ठीक है, जैसा आपको पहले बताया गया है कि वेरिएबल में क्या, कौन सा डेटा, किस प्रकार का डेटा स्टोर होना है, ये बताने का काम डेटा टाइप करता है। जैसे इंटीजर यानी कोई पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5, इसे स्टोर करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप का यूज़ हम करते हैं किसी दशमलव वाली नंबर को स्टोर करने के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर है उसके लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम। अब डेटा टाइप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी सी में? बाकी तो
एक PHP नाम का लैंग्वेज है जहाँ पर डेटा टाइप का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, आप सिंपली वैर लिख के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन सी में ऐसा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्यों हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के डेटा, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के डेटा को एक्सेप्ट करना हो सकता है यूज़र से या फिर अन्य प्रकार के माध्यम से, तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स की आवश्यकता होती है। तो प्रोग्राम में यूज़ होने वाला डेटा विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे किसी का नाम स्ट्रिंग होगा, उसकी एज न्यूमेरिक होगी, घर का एड्रेस न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित प्रकार की डेटा टाइप होती है। ब्रॉडली डेटा टाइप्स इन सी, यानी कि सी में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। देखिए इसमें जो मेन है वो हमें पढ़ना है बेसिक डेटा टाइप अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। बाकी डिराइव डेटा टाइप, न्यूमरेशन डेटा टाइप और वॉइड या एम्प्टी डेटा टाइप, ये केवल आप जानिए, मैं इसके बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो बेसिक डेटा टाइप के अंदर यही आपके जितने भी इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सारे आ जाते हैं। डिराइव्ड के अंदर जैसे हम जो एरे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सभी डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं, ठीक। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप्स की। तो हम बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में जानें इससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है तो उसे किस प्रकार से इनिशियलाइज़ करेंगे या फिर किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। एक बार इससे देख लेते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, तो सबसे पहले जैसा आपको पता है इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम वेरिएबल का डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो एग्जांपल के तौर पे हमने लिख लिया इंट टाइप का डेटा टाइप है और उसका नाम। अच्छा, इससे पहले हम डेटा टाइप को ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आपको बताया कि 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं सी में मुख्यतः ब्रॉडली। तो सबसे पहला था बेसिक डेटा टाइप, दूसरा था डिराइव, तीसरा था न्यूमरेशन, चौथा था वॉइड या एम्प्टी। तो जो पहला था बेसिक, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसका ही हमें ज़्यादा यूज़ करना है फ़िलहाल। बाकी डिराइव्ड वाले का भी यूज़ होगा लेकिन अभी आगे। तो बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो सी में सबसे सरल व सामान्य प्रकार के मान हो, जो सबसे आसानी या सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं, कॉमन समझ लो, यूज़ करने के लिए हम बेसिक डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ये साइंड व अनसाइंड दोनों प्रकार के होते हैं। अच्छा, साइन और अनसाइंड का मतलब क्या है, जैसे आप होता ना -5 और 5, तो दोनों को स्टोर करने का, तो जो 5 है ये अनसाइंड है और -5 जो है वो साइंड है, यानी नंबर के साथ अगर उसका चिन्ह भी जुड़ा हुआ है तो वो साइंड है और उसका नंबर के साथ अगर कोई चिन्ह प्लस माइनस नहीं है तो वो अनसाइंड है, ठीक है। तो हम साइन अनसाइंड दोनों प्रकार के होते हैं हमारे जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है इंट। देखिए इंटीज़र का शॉर्ट फॉर्म है इंट, ठीक है। इंटीज़र मतलब पूर्ण संख्या। तो इंट डेटा टाइप के बारे में देखिए, ये पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं, जैसे कि 11, 21, 15, कोई भी आप अपने मन में ले लीजिए, उसको स्टोर करने के लिए हम इंट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ये संख्याएं पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव हैं तो हम अनसाइंड और नेगेटिव है तो साइन डेटा टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इंटीज़र टाइप के अंदर भी कई सारी कैटेगरी है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सभी क्या हैं, इंट के ही एक तरफ समझ लीजिए कि परिवार के सदस्य हैं, मतलब इनका यूज़ भी हम न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे आपको बताया, अच्छा इनकी जो होती है वो स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे शॉर्ट 2 बाइट, अगर देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि अगर किसी सामान को भरने के लिए कंटेनर जो छोटा डिब्बा होता है वो आपका हो गया शॉर्ट, मतलब कि वो 2 बाइट का होगा। उसमें रखेंगे तो हम इंटीजर नंबर ही, लेकिन उसकी जो रेंज होगी वो छोटी होगी। फिर दूसरा आता है इंट, उसकी क्या होगी 4 बाइट होगी। फिर आता है आपका लॉन्ग, उसकी भी 4 बाइट होगी। तो मतलब क्या होगा, उसकी रेंज बढ़ जाएगी, मतलब उसमें हम ज़्यादा बड़ी संख्या को उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार न्यूमेरिक के अंदर भी 4 प्रकार के डेटा टाइप्स मौजूद हैं। जितनी बड़ी संख्या आपको स्टोर करनी होगी उस प्रकार से आप चूज़ करिए, ठीक है। शाइन शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट, साइन इंट, अनसाइन इंट। तो इंटीजर भी 2 बाइट और शॉर्ट भी 2 बाइट। लॉन्ग इंट 4 बाइट
को स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है। इसकी रेंज होती है, जैसे 2 बाइट है तो -32,768 से 32,767, मतलब इतनी बड़ी संख्या को ये स्टोर कर सकता है। ठीक, ये था आपका इंट। फिर दूसरा है फ्लोट। जैसा कि मैंने बताया कि कोई दशमलव की संख्या, जैसे मान लो किसी की सैलरी ज़रूरी नहीं कि पूरा अमाउंट मिले, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आपका कोई सामान लेने गया, उसका बिल, ज़रूरी नहीं कि वो रियल मतलब इंटीजर संख्या ही हो, उसमें दशमलव के भी आ सकते हैं नंबर। तो उन्हें स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, वे संख्याएं जिनमें दशमलव चिन्ह का यूज़ किया जाता है उन्हें स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग नंबर अथवा रियल नंबर कहलाते हैं, जैसे 3.14, 7.85 इत्यादि। फ्लोट की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी कि ये 4 बाइट का स्पेस लेता है डेटा को स्टोर करने के लिए। फ्लोट का ही एक बड़ा भाई है डबल। फ्लोट कितना स्टोरेज कैपेसिटी था उसकी, 4 बाइट, डबल में 8 बाइट। डबल मतलब दुगना, यानी फ्लोट का दुगना 8 बाइट। ठीक है, ये भी क्या करता है कि सी में डबल डेटा टाइप का यूज़ भी दशमलव संख्याओं के लिए किया जाता है। इसमें फ्लोट से दुगनी बड़ी संख्याओं को स्टोर किया जा सकता है। डबल 8 बाइट, और एक इसका और होता है लॉन्ग डबल। अगर उससे बड़ी संख्या स्टोर करनी हो तो लॉन्ग डबल, वो 10 बाइट की उसकी स्पेस चाहिए होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कैर डेटा टाइप। अगर आपको केवल एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो उसके लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ये इसकी स्पेस 1 बाइट होती है, बहुत छोटा होता है। इसके अंतर्गत कोई भी एक अक्षर आता है, इसके मान को सिंगल कोट्स में बंद किया जाता है। कैर की जो रेंज होती है वो 1 बाइट होती है, यानी -128 से 127, या फिर प्लस में 0 से लेकर 365 तक। और लास्ट है वॉइड, बेसिक का लास्ट है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड मतलब एम्प्टी। सी में वॉइड प्रकार के मान का यूज़ फंक्शन के साथ रिटर्न टाइप की वैल्यू दर्शाने के लिए किया जाता है। आपको याद हो, अभी मैंने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं मेन, वो सभी हमने इंट मेन रखे हैं। अभी आगे चल के हम इसे वॉइड मेन करेंगे। अगर आपका फंक्शन वॉइड मेन हुआ तो वहाँ पे हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराते हैं। ठीक है, दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि यह एक एम्प्टी प्रकार की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, तो अब जो मैंने आपको बताया कि बेसिक डेटा टाइप, उसमें मुख्यतः इंटीजर था, फ्लोट था और वॉइड था। ठीक, अब अगला टॉपिक है आपका स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, हमने वेरिएबल पढ़ा, डेटा टाइप पढ़ा। डेटा टाइप क्यों पढ़ा, क्योंकि वेरिएबल में किस प्रकार की डेटा स्टोर होगी इसका निर्धारण हम डेटा टाइप्स के माध्यम से करते हैं। अब उसके बाद देखिए, आपका जो वेरिएबल है, आपने जो वेरिएबल बनाया है कंप्यूटर मेमोरी, वो कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। सबकी अलग अलग रेंज होती है, कुछ 2 बाइट, कुछ 4 बाइट, कुछ 8 बाइट, कुछ 10 बाइट लेते हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है इसका स्टोरेज कहाँ पर होगा, आपने पढ़ा होगा अगर, तो आपने जाना होगा कि हार्ड डिस्क होती है जो कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, रोम है, और कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसी जिसकी आवश्यकता और उसके हिसाब से सबका एक्सेस टाइम होता है। अगर आपको कुछ हार्ड डिस्क से रीड करना है तो उसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा, बजाय इसके कि आप उसको रैम से रीड कर रहे हों। ठीक है, और अगर आप ठीक है, तो जैसा आपका स्टोरेज होगा, जहाँ पर जितनी पास होगी, जैसे कि मान लो अगर हार्ड डिस्क में तो ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि वो सेकेंडरी स्टोरेज है, रीड करने में डेटा वहाँ से, बजाय उसके रैम के, और रैम से भी ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकते हो आप जनरल पर्पस रजिस्टर यानी रजिस्टर में। तो स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं इसके बारे में जानिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार करिए, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है इसके बारे में। तो क्या है कि प्रोग्राम में हमें कभी कभी ऐसे वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है जिसका मान कभी ना बदले, होता है ना, मतलब कि थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू फिक्स हो, कभी भी चेंज ना हो। एक तो ये हो गया, और दूसरा ऐसे भी वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद बदल जाए। ठीक है, जैसे पाई का मान, तो अगर आपने पाई का मान के बारे में पढ़ा होगा तो पाई का मान फिक्स होता है 3.14, वो बदलता नहीं। तो पूरे प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और मान लो अगर आपने अपना कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें आपको यूज़र से इनपुट लेना है उसका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है,
तो क्या उस डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू को आप फिक्स कर सकते हो? या हर एक यूज़र की डेट ऑफ बर्थ सेम हो? ऐसा नहीं है, हर एक विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होती। तो वहाँ पर अलग ऐसा हमें वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसकी वैल्यू बार बार बदले। ठीक है, तो सी में स्टोरेज क्लासेस का यूज़ एक वेरिएबल की लाइफ टाइम मतलब कब तक वो यूज़ में आएगा, उसकी विजिबिलिटी कहाँ कहाँ पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर जिस फंक्शन जिस ब्लॉक के अंदर हम उसे डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका मेमोरी लोकेशन मतलब वो कहाँ पर स्टोर होगा, रैम में होगा, सेकेंडरी डिस्क में होगा, या जो रजिस्टर में होगा, तथा उसकी इनिशियल वैल्यू यानी कि जब हम उसे डिक्लेयर करेंगे तो उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, इसका हम डिटर्मिनेशन यानी निर्धारण करने के लिए यूज़ करते हैं स्टोरेज क्लासेस को। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ऑटो, जिन्हें हम ऑटोमेटिक टाइप के, इसके लिए हम ऑटो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्टैटिक टाइप के, इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल टाइप के, इसके लिए हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और रजिस्टर टाइप के, जिनके लिए हम रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक मतलब जो जनरली आप जो वेरिएबल क्रिएट करते हो, ठीक है, उससे पहले आप कोई स्टोरेज क्लास का नाम नहीं लिखते हो। तो अगर आप नाम नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो ही हो गया। क्या हो गया? ऑटो हो गया। तो अगर आपने डाला ऑटो तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑटो स्टोरेज क्लासेस उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को स्वतः ही मेमोरी रन टाइम पर एलोकेट हो जाती है। तो जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होता है इसमें वेरिएबल जो भी क्रिएट होते हैं वो स्वतः ही मेमोरी रन टाइम पर उनको एलोकेट हो जाती है। ठीक है, इन वेरिएबल का स्कोप केवल उसी ब्लॉक तक होता है जहाँ पर वह वेरिएबल डिक्लेयर किया गया होता है, मतलब जहाँ पर डिक्लेयर किया गया है केवल वहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है आपका ऑटोमेटिक वेरिएबल को गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया जाता है। गार्बेज वैल्यू क्या होती है? जैसे अगर आपने कोई वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप कोई वेरिएबल ए, ठीक है, इंटीजर टाइप कोई वेरिएबल है ए, तो जब आप इसे प्रिंट कराओगे, अभी आपने इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, ए बराबर 5 नहीं किया, 10 नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो जब आप ए को प्रिंट कराओगे प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके, तो जो इसकी वैल्यू रिटर्न होगी वो गार्बेज वैल्यू होगी, मतलब ऐसे ही कोई रैंडम वैल्यू होगी। तो जो ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? गार्बेज वैल्यू होती है। इन वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए ऑटो कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। इसको याद कर लीजिए, अगर एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का आएगा मतलब 4 होंगे, चारों के अलग अलग कीवर्ड्स होंगे, तो एक लाइन आपका यही हो जाएगा कि इस टाइप ऑटोमेटिक के लिए ऑटो कीवर्ड, स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड, एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्न कीवर्ड, रजिस्टर के लिए रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ होता है। ठीक, और प्रत्येक लोकल वेरिएबल यानी जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, लोकल वेरिएबल मतलब जिन्हें आप किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, लोकल वेरिएबल मतलब जिन्हें आप किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करिए, उनकी बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसे वेरिएबल होते हैं? वो ऑटोमेटिक ही होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए नाम का, तो सबसे पहले अगर प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन क्या होती है? हैज़ इंक्लूड studio.h, मतलब हम एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन, इससे पहले हमने इंटीज़र लगाया हुआ है, मतलब ये कोई इंटीज़र वैल्यू रिटर्न करेगा जब हमने नीचे 0 रिटर्न कराया है। ठीक है, अगर यही वॉइड होता एम्पटी टाइप तो नीचे हम रिटर्न 0 नहीं कराते। फिर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए नाम से और दूसरा ऑटो इंट बी, तो अगर आपने ऑटो नहीं भी लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो हो जाएगा। ठीक है, और हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके जब %d, ये क्या है? आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये बताता है कि किस प्रकार का डेटा आपको प्रिंट करना है। तो d अगर आपका कोई इंटीज़र है, फ्लोट, %f कोई करेक्टर है तो %c। ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा के उन वेरिएबल का नाम ए बी, यहाँ पर सी नहीं है, इसे काट दीजिएगा, सी जो है यहाँ पर नहीं है, इसे आप यहाँ पर सी नहीं है और कॉमा भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला स्टोरेज क्लास होता है वो होता है स्टैटिक। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है।
इसका जो स्टोरेज प्लेस होता है वो रैम होता है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इसकी लाइफ टाइम प्रोग्राम के एंड तक होती है तथा यह वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीपल फंक्शन कॉल के बीच में रिटेन करता है। इसके पहले जो ऑटोमेटिक वेरिएबल था उसकी जो वैल्यू थी वो केवल एक ही फंक्शन के अंदर हम उसे अब यूज़ कर सकते थे। स्टैटिक वेरिएबल को हम एक से ज़्यादा फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका स्कोप लोकल होता है। किस प्रकार से हम करेंगे डिक्लेयर ये देख लीजिए। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड std.h। इसके बाद मेन फंक्शन से पहले ही हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे एक्सटर्न, ठीक है। स्टैटिक इंट आई, स्टैटिक फ्लोट बी, उसके बाद वॉइड मेन का यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे हमें रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने printf फंक्शन का यूज़ किया है %d %fd, क्योंकि एक हमारा इंटीज़र है और f इसलिए क्योंकि एक हमारा फ्लोट है, ठीक। इस प्रकार से हम यूज़ कर लेते हैं। तीसरा हमारा रजिस्टर, ये क्या होते हैं? इस प्रकार के वेरिएबल को CPU रजिस्टर में मेमोरी एलोकेट की जाती है। कहाँ पर मिलता है इनको मेमोरी? CPU के रजिस्टर में। तो इस प्रकार के वेरिएबल के साथ हम एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब डी रेफरेंसिंग का कंसेप्ट है जो आगे आपको बताया जाएगा, वो नहीं यूज़ कर सकते। इस प्रकार के वेरिएबल की एक्सेस टाइम सबसे तेज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे क्विक, सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ठीक, और ये कम भी होता है, ठीक है। इस प्रकार के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और इसकी लाइफ टाइम फंक्शन के अंदर तक होती है, जैसे ऑटोमेटिक वेरिएबल, ठीक है। हैज़ इंक्लूड std.h इंट मेन रजिस्टर इंट टाइप ए, प्रिंट करा लीजिए उस वेरिएबल को। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इन्हें रैम में स्टोर किया जाता है और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिन्हें एक फ़ाइल में घोषित करके दूसरी फ़ाइल में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने अगर एक फ़ाइल बनाई hello.c नाम की, उसमें आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और अब दूसरी फ़ाइल बना रहे हो hi.c नाम की, उसमें आप यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा अगर आपको करना है कुछ, जैसे कि आपका std.h, इसके अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है तो वो कैसे होंगे? एक्सटर्न होंगे, ताकि इनको दूसरी फ़ाइल के अंदर हम यूज़ कर सकें। तो एक्सटर्नल टाइप के वेरिएबल क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? उनके पहले कीवर्ड लिखना होगा एक्सटर्न, उसके बाद डेटा टाइप, फिर उस वेरिएबल का नाम। तो एक्सटर्न इंट अंक, फिर कुछ भी, और एक प्रोग्राम है जिसे आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रोग्राम एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी नहीं है, केवल आप परिभाषा और सिंटेक्स लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर हमने टॉपिक की शुरुआत की थी वेरिएबल की नेमिंग से। तो आपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन देखा था। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेटा टाइप लिखते हैं कि हमें किस प्रकार का डेटा स्टोर करना है। वेरिएबल को क्रिएट ही हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो किस प्रकार का डेटा स्टोर होगा उसके हिसाब से हमारा डेटा टाइप यूज़ होगा। डेटा टाइप के बाद स्पेस वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट किए, 3-4। जैसा अगर आप किसी विद्यार्थी को ही देखें तो उसके द्वारा जो डेटा प्रदान की जाएंगी उन सब का अलग अलग फॉर्मेट होगा। जैसे उसका नाम, वो क्या होगा? कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो क्या होगी? न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है। और उसके मार्क्स फ्लोट होंगे, फ्लोट टाइप का होगा क्योंकि वो दशमलव के होंगे, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का डेटा देगा, तो उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकार के हमारे पास कप होने चाहिए, ठीक है। इस तरह समझ लीजिए। तो ये हमारा हो गया उसका डिक्लेरेशन। और फिर हम डिक्लेरेशन के बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे? क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर किस लिए कर रहे हैं? वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए। तो कैसे डेटा स्टोर होगा ये देख लीजिए। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इन्हें प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए वैल्यू असाइन की जाती है। कैसे करेंगे? वेरिएबल का नाम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एक इक्वल टू, उसके दाएँ हाथ में वैल्यू जो भी देनी है आपको। जैसे आपने अपने इस काम को वेरिएबल का डिक्लेरेशन और उसको वैल्यू इनिशियलाइजेशन दोनों का अगर आप चाहे तो एक लाइन में भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग लाइन में, 2 स्टेटमेंट्स में। जैसे आपने एक इंटीजर टाइप का नम वेरिएबल डिक्लेयर किया और दूसरी लाइन में आपने उस नम वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की 10, और अगर आप चाहो तो इंट नम इक्वल्स टू 5 या फिर 10 करके एक लाइन में भी समाप्त कर सकते हो, और चाहे तो 2 लाइन स्टेटमेंट कर सकते हो। एक ही लाइन में एक से ज़्यादा एक प्रकार के, यानी कि डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर भी किए जा सकते हैं, और डिक्लेयर करने के साथ साथ उनकी वो वैल्यू भी
इनिशियलाइज़ की जा सकती है। तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। ये यूनिट थोड़ा बड़ा है, इसे आसानी से पढ़ना पड़ेगा, मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका बेस फाउंडेशन तैयार हो। अच्छे से आप सभी इसके जो प्रोग्राम बताए गए हैं उसको नोट करिएगा, जिन्हें अगर जब हम लैब में बैठते हैं या फिर जब आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो जिसे आप रन कराइएगा।